नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। भारत में नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए बड़े बदलावों की शुरुआत हो गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा उस नियम की है जिसमें बेसिक सैलरी को कुल सीटीसी का कम से कम 50% रखना ज़रूरी होगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी, कंपनियों की कॉस्ट स्ट्रक्चर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर दिखेगा। इसी विषय पर गहराई से समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जनता के और सोशल मीडिया पर लगातार पूछ रहे हैं वो, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी और पॉलिसी रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी पर अच्छी पकड़ रखते हैं आप, और मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ये जो कॉम्प्लेक्स 4 लेबर कोड्स हैं, आप बहुत ही सरल भाषा में हमारे दर्शकों के साथ उन्हें समझाएंगे। सबसे पहला सवाल, तो जो मूल सवाल है, जो बहुत मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत पूछ रहे हैं, क्या ये जो नया लेबर कोड है इसके बाद क्या सच में इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी क्या? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि सैलरी कम हो जाएगी। इसका अलग अलग प्रकार का इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसमें ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि क्योंकि कंपनीज पे जो खर्चा आएगा इस लेबर कोड के कारण, तो शायद वो थोड़ा सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग करे ताकि उनका टोटल खर्चा सेम रहे। लेकिन ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जैसे लेबर कोड बना हुआ है, जो 4 लेबर कोड्स बने हुए हैं, इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिस कारण किसी का सैलरी कम होगा। या उनका सैलरी सेम रहेगा या सैलरी एक्चुअली बढ़ेगा। इसमें एज पर द प्रोविजंस ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनीज में लोगों की सैलरी घटा देगी, तो ये सही मान्यता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर ना बहुत सवाल उठ जाते हैं लोगों के कि क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, क्लैरिटी बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए आपसे ये चर्चा की जा रही है। तो देखिए, बिल्कुल, जब भी कोई नया कानून आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा टैक्स बढ़ गया है, शायद मेरा सैलरी कम हो जाएगा। तो ये जायज़ डर रहता है लोगों पे। लेकिन जो कानून बने हैं, ये जो 4 कोड्स बने हैं, इसमें बहुत सोच के बनाया गया है ताकि आम लोगों पे कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो सैलरी कदे भी इस पे घटेगा नहीं, शायद सेम रहे। ज़्यादातर केस में जिनका इनकम कम है, जो गिग वर्कर्स वगैरह हैं, उनका जो टोटल कॉम्पेंसेशन है वो बढ़ जाएगा ज़रूर। अच्छा, वहाँ ये इस चीज़ का फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। एक और सवाल ये उठता है कि देखिए, बेसिक जो है उसे 50% करने की बात कही जा रही है, और हर महीने फिर उस हिसाब से पीएफ जो है वो कितना ज़्यादा, क्या उसमें से ज़्यादा पैसे कटेंगे, ज़्यादा वो जो है वो कंट्रीब्यूशन वहाँ होगा? देखिए, पीएफ कट के अगर हाथ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका इनकम नहीं है। प्रोविडेंट फंड भी आपका इनकम है। अगर आपका पीएफ ज़्यादा कटता है, मतलब जो एम्प्लॉयर है उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसका फ़ायदा आप ही को होगा, मैं जिसका भी पीएफ कटेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिल रहा है पीएफ कटने के बाद। तो अगर किसी केस में हमें, मतलब केस बाय केस इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी केस में ये लगता है कि हमारा पीएफ ज़्यादा कट गया है, इसका मतलब जो कंट्रीब्यूटिंग पीएफ है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो भी बढ़ जाएगा। अंत में ये सारा जो पैसा है, पीएफ का जो पैसा, ये ऐसा नहीं है कि ये और किसी के पास जा रही है, तो घूम फिर के जिसका कटा है उसी के पास आएगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अभी जो फिलहाल जो सैलरी स्ट्रक्चर होता था, अमूमन अगर हम एक मामूली सी एग्जांपल ले लें, तो जो बेसिक सैलरी होती थी वो 30 से 35% के आसपास बहुत सारी कंपनियों में होती थी। तो अब क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि कहाँ, देखिए बेसिक को तो आपको 50% करना है, ये तो नॉर्म है, और तो सीटीसी घटेगी, बढ़ेगी, क्या माजरा है यहाँ पे? जी, सीटीसी घटेगी नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, सीटीसी नहीं घट सकती है। इसमें देखिए, सरकार ऐसा स्टेप क्यों लिया है? सरकार ने क्यों किया कि एटलीस्ट 50% जो टोटल कॉम्पेंसेशन है उसका आधा आपका बेसिक सैलरी होगा। इसलिए किया है क्योंकि लोगों के पास सेफ्टी नेट नहीं होते हैं। जब वो रिटायर करते हैं तो उनके जेब में उतना पैसा नहीं होता है जिनसे उनका गुजारा चले पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये ताकि लोगों का फोर्स सेविंग हो और जो कंट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉयर से वो भी बढ़ जाए, इसी कारणवश ये रूल को लाया गया है।
इससे पहले क्या हो रहा था कि बाईपास हो रहे थे रूल्स, जी। कि जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि जो बेसिक सैलरी हो 50% हो, लेकिन वो चीज़ लागू नहीं हो रहा था ऑन द ग्राउंड। तो अभी उसको बदल के ये बिल्कुल साफ कानून लाया गया ताकि 50% बेसिक सैलरी हो, और इस प्रकार से हमारा जो सेफ्टी नेट होगा जब हम रिटायर करेंगे या जो भी हमें पैसा चाहिए होगा, तो तब हमारे पास एक ज़्यादा पूंजी हो। तो इस कारणवश सरकार ने ये कानून लाया हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, लेबर कोड्स तो लागू हो गए हैं, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ जो है कब तक उम्मीद करें कि उनके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है? सैलरी स्ट्रक्चर में ये जो बदलाव है कब दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? ये पहले रेगुलेशंस नोटिफाई होंगे, उसके बाद जो कंपनीज के एचआर हैं उनको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ये कॉम्प्लेक्स चेंजेस हैं, और जो समझेंगे उसके बाद उनको सिस्टम्स में भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कंपनियां, छोटे मोटे कंपनी भी सिस्टम्स यूज़ करते हैं, किसी प्रकार का सैलरी सिस्टम, एचआर सिस्टम, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो करीब 3 से 4 महीना लग जाएगा इस बदलाव को आने में। तो ये इमीडिएटली होगा नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो बदलाव है उसको लागू करने में कंपनीज के पास इमीडिएटली कैपेबिलिटी नहीं है। और जब मैं कंपनी बोलता हूँ, मैं छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनियां ऑब्वियसली बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग छोटे कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए इम्प्लीमेंट करना ये थोड़ा मुश्किल की बात है। तो 3 से 4 महीना मिनिमम लग जाएगा। बिल्कुल, ये तो हो गई सैलरी और टेक होम, जो जितना भी हमारे पास पैसा मिलेगा कंपनी की ओर से। लेकिन अगर ग्रेच्युटी और पीएफ की बात करें तो एक शायद इसमें ये नियम भी है कि अब जो ग्रेच्युटी है वो 1 साल बाद भी मिलने लगेगी एम्प्लॉयज़ को। वो क्या नियम है और किन कंडीशंस में वो मिलेगी? पहले ये स्थिति था कि ग्रेच्युटी आपको 5 साल काम करने के बाद ही मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। तो आपको ग्रेच्युटी के पैसे कटता रहता था, लेकिन आपको मिलता नहीं था। और आजकल जैसे लोग हैं, 2 साल 3 साल 1 साल बाद कंपनी बदलते हैं, तो जो पैसे उनके जेब में आना था वो आता नहीं है। अभी नए कानून में अंडर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, आप अगर 1 साल में छोड़ते हैं और कंपनी बदलते हैं, तो तब भी आपको जो 1 साल का ग्रेच्युटी है वो आपको मिल जाएगा। ये चेंज लाया गया, ये प्रो वर्कर चेंज है, प्रो पीपल चेंज है। तो दिस इज गुड फॉर द वर्कर्स। और पहले जो ग्रेच्युटी के नाम पे जो डिडक्शन होता था वो कंपनी के पास वापस चली आती थी। अब वो क्रिया अभी होगी नहीं, वो उसमें बदलाव आ जाएगी। वो पैसे किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में वापस एम्प्लॉय के पास आ जाएगा। जी। इसमें वर्क कंडीशंस और जो ले ऑफ है उसको लेकर भी स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो जो ले ऑफ अप्रूवल की संख्या है वो बढ़ाना हो, उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। तो पहले ये था कि अगर आप लोगों को हायर करते हैं तो उसको फायर करना, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता था। उसमें बहुत सारे लेबर कोड लॉज आ जाते थे। तो इसका जो आउटकम होता था ये था कि फिर कंपनियां लोगों को हायर भी करना चाहते थे। हायर भी करते तो एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एज गिग वर्कर। अभी जो नया कानून है उसमें यह है कि अगर कंपनी में 300 से कम लोग हैं तो उनको जब चाहिए वो लोगों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये गलत है, क्योंकि जब मर्जी वो लोगों को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि कंपनी की तरफ से वो अब सुकून से लोगों को हायर कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगेगा कि लोगों को हायर करके उनको वो फंस गए हैं। जो छोटी कंपनी है उनके लिए ये सब लेबर लॉज फॉलो करना, और जब दिवाली का सीज़न आता था तो उनको हायर करना पड़ता था, और जो वो हायर करते थे उसके बाद वो फायर नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक नया कैटेगरी हो गया था जिसको हम कहते थे गिग वर्कर्स। जी। अब गिग वर्कर्स सुनने में बहुत अच्छा था, लेकिन जो लोग गिग वर्कर्स थे उनके पास ना कोई सैलरी था, ना कॉन्ट्रैक्ट कभी होता था, ना उनके पास कोई बेनिफिट्स था। तो ये जो ये बदलाव लाए हैं इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग, ये 300 के कम जितने पास जिन कंपनी के पास लोग हैं वो आराम से लोगों को बदल सकते हैं। और जो गिग वर्कर्स थे
क्योंकि इस कारण पर गिग वर्कर्स का पॉपुलेशन बढ़ गया था। अब उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा एट पार विद नॉर्मल वर्कर्स। तो अगर आपके पास अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो या ना हो, आपके पास जो बेनिफिट्स है वो करीब करीब सिमिलर हो जाएगा। तो इससे कंपनीज को डिसइंसेंटिव्स होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को हायर करें या आप गिग वर्कर्स की तरह हायर करें। आप लोगों को फिर फुल बेनिफिट्स के साथ एज ए फुल टर्म एम्प्लॉय आप उनको हायर करेंगे। तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो फॉर्मलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़त होगी इंडिया में, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लाया जाएगा और इसमें कंपनीज की भी बेनिफिट होगी और एम्प्लॉयज़ की भी बेनिफिट होगी। बिल्कुल, दर्शकों के लिए बता दूं, गिग वर्कर्स अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जो स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ये इन सब जो काम करते हैं, जो फिक्स्ड उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन बिल्कुल सर, आपसे ये सवाल भी रहेगा, मैं चाहता हूँ कि देखिए, गिग वर्कर्स की जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए ये जो लेबर कोड्स हैं बहुत अच्छा कदम बताए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को ये समझाया जाए कि क्यों उनके लिए ये बेहतर कंडीशंस जो है देने के लिए बड़ा कदम माने जा रहे हैं। मैं थोड़ा और इन डेप्थ में बताना चाहता हूँ कि गिग वर्कर्स क्या है। आप गिग वर्कर्स को सुबह हायर करते हैं कि आपके पास अगर स्कूटर है तो आप लेके आ जाइए और आप दिन भर ये डिलीवरी कीजिए, खाना डिलीवरी कीजिए, पैकेज डिलीवरी कीजिए। तो ये एक प्रकार का गिग वर्कर हो गया। आपके घर पे जो काम करने वाली आती है वो भी गिग वर्कर है। तो आप इन दोनों का आप केस देखिए, उनके पास ना सैटरडे है, ना संडे है, ना कोई हेल्थ बेनिफिट है, ना इंश्योरेंस है। अब सरकार की तरफ से इंश्योरेंस दिया गया है क्योंकि सबको कवरेज है हेल्थ इंश्योरेंस का, जो नया जो पॉलिसीज हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उनके तरफ से कुछ नहीं है। और ये जो मेडिकल इंश्योरेंस जो सरकार दे रही है वो कौन फंड करेगा? तो इसलिए सरकार ने ये जो नए कानून और नए कोड्स लाए हैं उसमें यह है कि आपका जो भी टर्नओवर होगा उसमें से 1 या 2% आप गिग वर्कर्स के फंड में आप कंट्रीब्यूट कीजिए। अब गिग वर्कर्स तो मैंने पहले ये बताया कि जो शाम को आते हैं, जो सुबह आते हैं, शाम को छोड़ के आते हैं, फिर हम किसके नाम पे वो पैसे दे रहे हैं? सो गिग वर्कर्स का नेशनल रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे मैं तमिलनाडु में काम करूं, चाहे मैं दिल्ली में काम करूं या बिहार में काम करूं, मेरा एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जहां पे भी मैं जाऊंगा मैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा और उसमें से जो भी बेनिफिट आएगा वो मेरे खाते में जाएगा, चाहे मैं कहीं कहीं पे भी काम करूं। इसमें वर्कर्स का तो बहुत फायदा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं टैक्सी का एग्रीगेशन सर्विस चलाता हूँ तो इसमें जो ओवरऑल टर्नओवर है, अगर एक टैक्सी का भाड़ा 200 रुपये है तो मेरा टर्नओवर 200 रुपये है या जो मेरे जेब में आ रहा है, क्योंकि 10% मेरे जेब में आता है 200 में से, और 180 रुपये जो ड्राइवर है उसके जेब में आता है। तो मेरे पास से 20 रुपये आता है एज एन एग्रीगेट, एज एन उबर या ओला। मैं 20 रुपये में से अगर मैं 1-2% मैं 200 रुपये में से दूं तो मेरा 2 रुपये जाएगा, जो मेरे आय से 10% है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, मैं ज़्यादा इसमें इन डेप्थ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर ये क्लैरिफिकेशंस नहीं आते हैं तो बहुत सारे कंपनीज बंद हो सकते हैं। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें बदलाव आएगा, इसमें क्लैरिफिकेशंस आएंगे, उसकी ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर ये जो 4 कोड्स हैं वो वर्कर की हित के लिए बनाया गया हुआ है। इसलिए इसमें जो कंपनीज का जो एंगल है वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, नहीं तो ये कंपनीज के लिए थोड़ा दिक्कत का काम होगा। बिल्कुल। और एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि महिलाओं के लिए इन 4 कोड्स में क्या है? नाइट शिफ्ट की बात है, और भी क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी महिला वर्कफोर्स के लिए? अब देखिए, जब इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, इसमें हमारा करीब करीब आधा जो वर्कफोर्स है वो काम नहीं करती है। इसमें से जो काम नहीं करते उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, और वो इसलिए नहीं काम कर पाती हैं क्योंकि बहुत सारे लेबर कोड्स हैं जो एंटी महिला थी, तो उनको बदलाया गया। जैसे अगर उनको शाम को कहीं रेस्टोरेंट में काम करना है या बार में काम करना है या कॉल सेंटर में काम करना है, तो उसमें इनके लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे रुकावटें थी। अभी वो सारे रुकावटें हटा दिया गया है। अगर महिला चाहती हैं कि वो रात को या शाम को काम करना चाहे कहीं पे भी, जैसे रेस्टोरेंट में या कॉल सेंटर में
या किसी भी रिसर्च कंपनी में, क्योंकि कुछ कुछ रिसर्च कंपनियां रात को काम करती हैं क्योंकि उनका काउंटर पार्ट अमेरिका में होते हैं। तो ये सारे जो रुकावटें थी वो अभी निकाल दिया गया है। तो ये जी। महिलाओं के लिए बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है। और मुझे लगता है इससे जो वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट है कि कितनी महिला काम करती हैं वो अधिकतर बढ़ जाएगा। क्योंकि इससे ये भी फायदा है कि कुछ महिला चाहते हैं कि बच्चे सोने के बाद वो काम करें या रिमोटली काम करें, कि हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, कर्मस्थल में नहीं जाना पड़ेगा, हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो फ्लेक्सिबिलिटीज है, प्रोविजंस है, ये अभी एनकोड किया गया है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर चेंज हुआ है ये। जी, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉलिसी बनाना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग चीज़ हो जाती हैं। तो क्या जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं, क्या वो कंप्लायंस झेल पाएंगे? क्या वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए? आपको क्या नहीं, लगता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया कि एक तो जो इंटेंट है सरकार का, तो वो तो लगता ही है कि अच्छा है। लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशंस है और कैसे लागू किया जाए, और जब लागू होगा तो इससे क्या इंस्पेक्टर राज बढ़ जाएगा, क्या मेरे मेरे ऑफिस में और लेबर इंस्पेक्टर्स आने लग जाएंगे। तो ये सारे इश्यूज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। लेकिन अगर इस कारणवश लेबर जो इंस्पेक्टर राज है वो बढ़ जाता है, तो वो दिक्कत वाली बात है। जैसे आपने महिलाओं का जो लेबर कोड आपने बताया, ये तो अच्छी बात है कि महिला जब चाहे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो कंपनीज को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए सेफ्टी है, उनके लिए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर महिलाओं के बच्चे उनके साथ आते हैं तो उनके लिए क्रैश है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब वो इम्प्लीमेंट होंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे जो इंस्पेक्टर राज है वो ना बढ़े, फिर से कानून में कंपनीज और जो वर्कर्स हैं उनको ना उलझाया जाए, कि जित जो इंटेंट है कि सब कुछ सिंपल रहेगा वैसा ही चलता रहे। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें फिर देखना पड़ेगा कि कैसे ये जो कानून है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे मैं आपको समझा रहा था कि जो एग्रीगेटर बिजनेस है, कि जी। हमने ट्रक्स एग्रीगेट किए, स्कूटर्स एग्रीगेट किए। अब उनके लिए ये सवाल है कि उनका रेवेन्यू क्या है, उनका टर्नओवर क्या है। अगर मैं क्रिटिकल मिनरल्स में अगर मेरा इंडस्ट्री होगा तो उसमें 10% वैल्यू ऐड होता है। तो अगर मैं 100 रुपये का माल मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ, उसके बाद मेरा 10% वैल्यू ऐड होकर सेल होता है। तो अगर मेरा टर्नओवर पे मुझे 1 या 2% देना पड़ता है गिग वर्कर्स को, तो वो मेरा रियल टर्नओवर का 10-15% हो जाता है। तो वो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, उलझने हैं, उनको भी क्लैरिफाई करना होगा एज वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि राज्यों के लिए ये जो रूल्स हैं, क्या हम मान सकते हैं कि राज्यों में थोड़े अलग रूल्स ये बने? नहीं, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक देश एक रूल होना चाहिए। तो इस कारण आप ये जो नए कोड्स हैं इसमें जो मिनिमम वेजेस हैं वो एक कॉमन मिनिमम वेज किया गया है, ताकि दूसरे राज्य में ऐसा ना हो कि जो मिनिमम वेज है उसको घटा दिया जाए। इससे लेबर मूवमेंट्स में भी थोड़ा कंट्रोल आएगा। क्योंकि अगर किसी प्रदेश में जो मिनिमम वेजेस हैं, जो न्यूनतम वेजेस हैं, वो अगर बहुत कम हो जाए तो लोग वो प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाने लगेंगे। तो ताकि देश में एक एक एटलीस्ट मिनिमम लेवल वेज हो, उसके भी प्रावधान है जो कोड्स हैं। और जैसे हमने बताया कि गिग वर्कर्स लिए एक नेशनल आईडी है। ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में आपका अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा जैसे राशन कार्ड में पहले होता था। तो वो नहीं होगा। एक देश में आपका एक ही गिग वर्कर्स का आईडी होगा, आपका एक मिनिमम वेज होगा। अब किसी किसी प्रदेश में ये हो सकता है कि वो जो मिनिमम वेज है, जो नेशनल मिनिमम वेज है, प्रदेश का मिनिमम वेज उससे ज़्यादा हो, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। तो जी। एक एक नेशनल लेवल का जो ढांचा है वो भी दिया गया है, ताकि कुछ यूनिफॉर्मिटी हो अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल। और डॉक्टर जयजीत, क्योंकि देखिए अगर हम इन लेबर कोड्स को ध्यान से देखें तो सरकार की इंटेंशन यहाँ ये लगती है कि वर्कर सेफ्टी और एम्प्लॉयर की फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढने की कोशिश की गई है। लेकिन इनमें आप कोई
ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं जहां काम करने की ज़रूरत हो सकती है अभी? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस चाहिए होंगे, वर्कर्स को भी चाहिए होगा और कंपनीज को भी चाहिए होगा। और मुझे ये लगता है कि ये क्लैरिफिकेशंस आना शुरू होंगे, सरकार ये क्लैरिफिकेशंस देंगे। जैसे मैंने टर्नओवर वाला समस्या बताया जी। कि टर्नओवर क्या है। अगर मैं एग्रीगेट कर रहा हूँ, क्या जैसे जोमेटो है, पूरा 100 रुपये का खाना क्या जोमेटो बनाता है? नहीं। जोमेटो को 100 रुपये में से 10 या 15 रुपये मिलता है, लेकिन पूरे के ऊपर अगर उनका लाइबिलिटी बनता है तो फिर उनका जो रियल इनकम है उस पर जो लाइबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे हमें क्लैरिटी चाहिए। अगर हम बस नहीं प्रोवाइड करते हैं वुमेन वर्कर्स को और वो चाहते हैं कि आके काम करें, तो हम फिर कैसे उसको हैंडल करें? तो जी। ये सारे जो इश्यूज हैं, ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर अगर मेरे पास अगर मुझे डर लगता है कि मैं जो महिला वर्कर्स हैं उनको मैं अपने फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में आने दूँ रात को, और फिर उनके साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे आएगा? अगर मेरे पे आएगा तो मुझे सरकार को मुझे बताना चाहिए कि ये 5 या 10 स्टेप मैं क्या लूं ताकि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। तो ये जो क्लैरिफिकेशंस हैं ये अभी आना चाहिए। आने वाले दिन में आई एम श्योर वो सारे दिया जाएगा सरकार के तरफ से। और उसके बाद जो उससे उभर के आएगा वो बहुत ही स्ट्रांग वजूद होगा उस लेबर कोड्स का। बिल्कुल। और नए लेबर कोड में जो ट्रांजिशन है उसे आप कैसे देखते हैं कि देखिए साल का अभी आखिरी महीना आने वाला है, तो क्या लगता है कि नए जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो जाएगा, तब तक लगता है कि ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा या इमीडिएट हमें आने वाले 1-2 महीनों में देखने को मिल जाएगा? आई थिंक बी मिक्स एंड मैच। मतलब कुछ कंपनियां अभी शुरू करेंगे, कुछ कंपनियां फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा 1 अप्रैल को 2026 में, तब वो ये बदलाव लाएंगे। क्योंकि इसके बहुत सारे रैमिफिकेशंस हैं। आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपका अकाउंटिंग बदलना पड़ेगा। आपने जो पैसे आपने पहले डाले थे उसका कैसे आप अकाउंटिंग करेंगे? जैसे अगर आपने ग्रेचुइटी के पैसे आपने एम्प्लॉय से काट के आपने रखा था, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से? तो ये जो एचआर और अकाउंटिंग के इश्यूज हैं, सिस्टम्स के इश्यूज हैं, ये सारे सॉल्व करने होंगे। तो ये 1 महीने में या 2-3 हफ्ते में नहीं हो सकता है। तो दिसंबर में तो मुझे लगता ही है कि ये लागू होगा। सबसे जल्दी जो लागू होगा शायद जनवरी में, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि 1 अप्रैल तक ही लोग लागू कर पाएंगे। जी। और जो दर्शक आपको सुन रहे हैं और जिनके बहुत सारे ये सवाल थे जो सोशल मीडिया पर आ रहे थे, जो डर था कि कहीं इन हैंड सैलरी कम ना हो जाए, चलिए आपने पीएफ तो बढ़ा दिया, ग्रेचुटी का भी आप दे रहे हैं, लेकिन जब तक हाथ में पैसा नहीं आएगा, घर खर्च में जो पैसे कमी आ जाएगी, वो डर था। तो कोई मैसेज उन दर्शकों को देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा मैसेज यही है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये समस्याएं नहीं आएगा। अगर आपका इन हैंड जो कैश है अगर घटता भी है, बहुत मार्जिनली घटेगा, लेकिन आपका जो टोटल कॉम्पेंसेशन है वो आपका बढ़ जाएगा। जो आपका पीएफ और इन हैंड मिला के जो कॉम्पेंसेशन है वो बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोगों पे कोई डायरेक्ट टैक्स तो आजकल है नहीं, 12 लाख तक तो कोई डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं। तो उसमें ये सब जो फाइन ट्यूनिंग होता था, जो कंपनियां करती थी ताकि टैक्स बर्डन घट जाए, तो उसकी भी आजकल कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि इस पे किसी का टोटल सैलरी घटेगा, वो टोटल सैलरी बढ़ेगा। जो टेक होम है उसमें शायद 19-20 का फर्क पड़े, लेकिन कोई चिंता की कोई बात नहीं होगी इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, आई एम श्योर बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर आपने करने की कोशिश ज़रूर की है। तो जितने भी सवाल है दर्शकों के, अगर आप दर्शकों से कह रहा हूँ कि अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी डॉक्टर जयजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर जयजीत को, उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या बदलाव आपको सैलरी स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकता है जब ये ट्रांजिशन जो है, पुराने लेबर कोड्स 29 लेबर कोड्स थे जिन्हें ख़त्म करके 4 लेबर कोड्स में बदल दिया गया, और जब अब ये लागू हो चुके हैं तो कितनी जल्दी ये ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है, क्या उम्मीद है, महिलाओं के लिए क्या है, फिक्स टर्म वर्कर्स हैं उनके लिए क्या है, गिग वर्कर्स के लिए क्या है।
अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।